हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम पास एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अब बिहार में जितने भी बीएड कॉलेज है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें एडमिशन कराने के लिए आपको सीईटी बीएड पास करना होता है। और इसका आयोजन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना करती है। तो इस एग्ज़ाम में पास करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें कुल 5 विषयों से प्रश्न आते हैं। जिसमें होता है इंग्लिश, दूसरा होता है हिंदी, तीसरा रीजनिंग, चौथा जीए और पांचवा हमारा होता है शिक्षण अभिक्षमता, जिसको हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो बाकी 5 में से बाकी 4 का एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, नेचर क्या होता है, कैसे क्वालिफाई करना है, सभी बातें मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो के अंत तक भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। ये इसलिए ज़रूरी है शिक्षण अभिक्षमता जानना, क्योंकि इसके बिना आपका सीईटी बीएड में स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। मान लेते हैं जिस लोगों का या जिन लोगों का अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, वो लोग अंग्रेजी के 15 प्रश्न अगर सही से नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसकी भरपाई कहीं ना कहीं से तो करनी होगी। तो आप उसकी भरपाई शिक्षण अभिक्षमता से कर सकते हैं, बशर्ते यदि इसकी तैयारी आप बेहतर तरीके से करें। तो मैं आज से रोज 25 क्वेश्चंस लेके हाजिर रहूंगा यूट्यूब पे इसी टाइम के आसपास में, जिसमें मैं बात करूंगा शिक्षण अभिक्षमता के 25 प्रश्नों के, और उन प्रश्नों को हल करने का तरीका और टेक्निक बताऊंगा कि कैसे आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो आज का हमारा जो ये पेपर है, 25 क्वेश्चन का जो मैं सेट लेके आया हूँ, वो हमारा प्रीवियस ईयर का सेट है। ठीक है, याद रखिएगा। ये प्रीवियस ईयर 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीईटी बीएड का, सॉरी 2018 में, उसका मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो शुरुआत इसी से कर रहा हूँ, फिर आगे और भी प्रश्न लेके आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा 96 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ। बाकी विषय के मैं क्वेश्चंस वगैरह नहीं ला रहा, और बाकी विषय की तैयारी मैं नहीं करा रहा अभी फ़िलहाल। इसलिए नहीं करा रहा कि एक तो समय कम है, दूसरी बात उसकी तैयारी आप लोग बेहतर तरीके से कर भी रहे होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो ऑलरेडी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, इसलिए उनका रीजनिंग, इंग्लिश, जीए अच्छा होगा, और हिंदी पे थोड़ा सा वर्क करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा पेपर है, टेक्निकल पेपर है, ये एक ऐसा पार्ट है उस पेपर का जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत पड़नी ही है। बिना हेल्प के आपको दिक्कत होगी। तो मैं ऑलरेडी बीएड पास कर चुका हूँ, सीटी भी, सीटेट भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, और मैंने जो समय गुजारा है इस क्षेत्र में, उस हिसाब से मैं इस पेपर की आपको बेहतर तैयारी करवा सकता हूँ। इसी के नाते मैं इस क्वेश्चन को लेकर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है, सामाजिक विज्ञान का एक अनिवार्य विषय है। यदि आप सामाजिक विकास का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें एक अनिवार्य विषय कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करना, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति, सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता, और सामाजिक कौशल का विकास। अब देखिए, आप सामाजिक विकास का विषय है, उसका एक अनिवार्य विषय क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले यदि यह है सामाजिक व्यवस्था के अपेक्षाओं को पूरा करना, ये ऑप्शन काफी हद तक सही लग रहा है कि जब आप सामाजिक विकास के बारे में पढ़ते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्थाओं को, अपेक्षाओं को पूरे करने के बारे में सोचते हैं। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति एवं स्वीकृति। अब देखिए, सामाजिक विकास का एक अनिवार्य विषय सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति और स्वीकृति, ये कुछ अटपटा ऑप्शन लग रहा है। सामाजिक विकास में सामाजिक सुरक्षा की बात थोड़ा अटपटा लगता है। दूसरी है सी नंबर है कि सामाजिक व्यवस्था एवं किसी के उद्देश्य की आंतरिक एकता, और डी है सामाजिक कौशल का विकास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सबसे परफेक्ट आंसर होगा। इसलिए होगा कि जब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं तो उसमें एक बात अनिवार्य ये होता है कि आपको सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानना चाहिए, और सामाजिक व्यवस्था और आपके उद्देश्य के बीच क्या एकता है, क्या तालमेल बैठेगा, कैसे आप अपने यानी कहने का मतलब, आपका जब सामाजिक विकास हो रहा था बचपन में, आप समाज की चीज़ों को जान रहे थे, तो आप बचपन में सामाजिक व्यवस्था को समझ रहे थे, और आपकी क्या उद्देश्य थे, उसकी उसका तालमेल अपनी सामाजिक व्यवस्था के साथ आप करने का प्रयास कर रहे थे। तो यही चीज़ें जो है इसमें आएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98, देखिए इस पेपर में मैं बीएड कर चुका हूँ। तो मैंने जब देखा तो मुझे, यकीन मानिए, मैंने जब देखा तो
मैंने पाया कि इसमें बीएड के लगभग लगभग बहुत सारे टॉपिक्स को क्वेश्चन के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। यानी अगर आप बीएड करने जा रहे हैं उससे पहले ही इस एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जा रहा है। तो मैं भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या ये उचित है कि बीएड करने से पहले ही शिक्षण अभिक्षमता का टेस्ट जो है ले लिया जाए बच्चों से। तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, क्योंकि अगर आप ले रहे हैं टेस्ट तो उस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग तरीके का रखिए। इसमें क्वेश्चन का लेवल ऐसा है कि लोग अगर नहीं जानेंगे सही से तो नहीं बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन आपको मैं 97 नंबर मैं दिखाता हूँ। तो वर्ग कक्षा में अभिप्रेरणा की चाबी है। ठीक है, वर्ग कक्षा में अभिप्रेरणा मतलब होता है अभिप्रेरण, या उसको बोलते हैं मोटिवेशन की चाबी है। क्या है, कैसे जो है कक्षा में या क्लास में बच्चे अभिप्रेरित होंगे, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा। तो पहला है विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ, शिक्षक का व्यक्तित्व, वर्ग कक्षा में भावात्मक वातावरण, अनुकूल पाठचर्या का अनुभव। अब देखिए ये सभी के सभी आपको देखने में सही लगेगा। देखिए यही यही है शिक्षण अभिक्षमता के प्रश्नों का यही खूबी है कि सारे के सारे ऑप्शन देखने में सही लगते हैं, उसमें से बेस्ट कौन है वो चुनना होता है। तो देखिए पहला है विषय सामग्री में अंतर्निहित लाभ। अब आप ही बताइए, जब आप कक्षा में पढ़ाने जाएंगे, कुछ भी पढ़ाने जा रहे हैं, तो बच्चे में अभिप्रेरण कैसे होगा? आखिर वो कौन सी ऐसी कुंजी है, कौन सी ऐसी बात है जो बच्चे में जो है उत्सुकता जाहिर कर देगी? बच्चे उत्सुक हो जाएंगे जानने के लिए कि आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उत्सुकता आएगा, उसके प्रति अभिप्रेरणा आएगा। तो वो क्या चीज़ है? तो देखिए जब हमारा हमारा किसी चीज़ में अंतर्निहित लाभ होता है, हमारा अगर कोई स्वार्थ होता है किसी चीज़ में, तो हम उस चीज़ के बारे में जानने का पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ शिक्षक का व्यक्तित्व भी काम नहीं आएगा। यदि बच्चे को, जैसे मान लेते हैं कि उर्दू के शिक्षक चले गए हैं, अब बच्चे लोगों को उर्दू नहीं सीखना है, और वो शिक्षक चाहे कितना भी बड़ा व्यक्तित्व वाला हो, वो काम नहीं आने वाला क्लास में। बच्चे उत्सुक नहीं होंगे, बच्चों में भी प्रेरणा नहीं आएंगी। दूसरी, वर्ग कक्षा में भावात्मक वातावरण। आप वर्ग कक्षा में बच्चों के साथ कितना भी अच्छा वातावरण बना ले, कितना भी दोस्ती कर ले, जिस चीज को आप पढ़ाने जा रहे हैं अगर आप उस चीज में बच्चों की रुचि नहीं है या उनको उनका लाभ नहीं दिखता है, तो वो पूरी तरह भी प्रेरित नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है अनुकूल पाठचर्या का अनुभव। तो अनुकूल पाठचर्या के अनुभव की अगर हम बात करें, तो कितना भी अनुकूल पाठचर्या आप बना लीजिए, ठीक है, वो अगर बच्चे उसमें अपना अंतर्निहित लाभ नहीं ढूंढ पाते हैं, तो वो उस पाठचर्या के प्रति उतना उत्सुक नहीं नजर आएंगे या उनमें उतनी अभिप्रेरणा नहीं होगी। कहने का मतलब विषय सामग्री जो आप कक्षा में प्रस्तुत करने वाले हैं, उस विषय सामग्री में बच्चों को अपना लाभ दिखना चाहिए। जैसे आप जोड़ घटाव पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा में, तो उसको लगना चाहिए कि इस जोड़ घटाव का आगे जिंदगी में क्या यूज है, क्या इसके बिना मेरा जिंदगी चल पाएगा, या बाजार में या आम जीवन में इसका क्या यूज है। ये सब बातें जो है काफी मायने रखती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन को देखें। आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन से डैश 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 संबंध रखता है। तो आधुनिक शिक्षकों के अनुसार अनुशासन किस चीज से संबंध रखता है? पहला, आचरण व्यवहार को प्रभावित करने वाले कानून, रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का तरीका, वर्ग को नियंत्रित करने के लिए आज्ञाकारी परामर्श लागू करना, छात्रों के दुर्व्यवहार को रोकना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें आपको जो है पूछा जा रहा है कि आधुनिक शिक्षक का विचार कैसा होना चाहिए अनुशासन के प्रति, अनुशासन किसी से संबंधित होना चाहिए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए आचरण व्यवहार को प्रभावित करने वाले कानून के रूप में अगर देखें, यानी कहने का मतलब अनुशासन कानून की तरह होना चाहिए। बच्चे तो वैसे ही शैतान होते हैं, उनको नियम कानून से और चिढ़ जाते हैं। तो ये आज के समय में आधुनिक शिक्षक के रूप में ये चीजें नहीं चलेगा। ये प्राचीन काल में होता था कि ये कानून तोड़ देंगे अगर तो आपको ये सजा मिलेगी। दूसरा बी देखिए, रचनात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का तरीका। देखिए यहाँ क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षक, ठीक है, आज के वर्तमान शिक्षक का अनुशासन के प्रति क्या विचार होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कि अनुशासन ऐसा हो कि बच्चे रचनात्मक और सकारात्मक व्यवहार को करने के प्रति क्या हो जाए, प्रेरित हो जाए, या रचनात्मक या सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक तरीका खोजा जाए उसमें। तो आज का अनुशासन रचनात्मक और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाने का एक तरीके के रूप में इजाद किया जाए, ये बातें जो है आनी चाहिए। और सी को देख लीजिए, वर्ग को नियंत्रित करने के लिए आज्ञाकारी परामर्श लागू करना।
तो वर्ग को नियंत्रित करने के लिए आज्ञाकारी परामर्श लागू करना। ये चीजें आपको लगेगा कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये ऑप्शन उतना अच्छा नहीं है सही, लेकिन इन सभी में बी ऑप्शन बेस्ट है। और छात्रों के दुर्व्यवहार को रोकना। आपको भी लगेगा कि नहीं डी भी होगा अनुशासन। ये जान लीजिए आज अनुशासन की परिभाषा बदल चुकी है। आप बच्चों पे जोर जबरदस्ती या उनको आदेश नहीं दे सकते, या उनको जो है फोर्स नहीं कर सकते बलपूर्वक। बस उनको इस तरह से प्रेरित कीजिए कि वे जो है अनुशासन को खुद अपनाने के लिए आगे बढ़े। तो इसमें जो है आपको बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षकों के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं। पहला समय का पाबंद होना, देखिए ये भी ऑप्शन देखने में सही लग रहा है। दूसरा है निष्पक्षता, तीसरा है अनुशासन प्रियता, और चौथा है प्रभुता। अब समय का पाबंद अगर है तो बच्चे जो है सर्वाधिक, यहाँ एक शब्द दिया है सर्वाधिक, देखिएगा शब्द पे जरूर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में छोटे छोटे शब्द का बड़ा मायने होता है। यहाँ अगर सीधे पूछता कि बच्चे शिक्षक के किस गुण को पसंद करते हैं, तो ये सभी ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है सर्वाधिक। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक। तो समय का पाबंद होना, कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे शिक्षक के इसी गुण को पसंद करें। सब बच्चे तो बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं। जो बदमाश टाइप के हैं, जो गप्पे मारना चाहते हैं, शिक्षक अगर समय पे आता है तो वो बोर्ड और जो है खींच जाते हैं। दूसरा है निष्पक्षता की अगर बात करें, ये ऑप्शन काफी दमदार लगता है। चाहे कैसा भी छात्र हो, वो दंड छात्र हो या अच्छा छात्र हो, वो शिक्षक की निष्पक्षता का आदर जरूर करता है। अगर शिक्षक निष्पक्ष है, निष्पक्ष भाव से, यानी तेज से, केवल केवल उसका झुकाव तेज बच्चे की तरफ नहीं है या अच्छे अच्छे बच्चे की तरफ नहीं है, हर तरह के बच्चे को अपनी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करता है। वो हर बच्चों को एक समान मानता है। तो ये देखिएगा, चाहे बच्चा कितना भी बदमाश हो, लेकिन वो उस टीचर के सर्वाधिक पसंद करेगा उस गुण को, और उससे काफी प्रभावित होता है। उसी तरह अनुशासन प्रियता कुछ लोगों को रास नहीं आ सकती है। प्रभुता तो खैर छोड़ ही दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 99 का बी। तो देखिए इस तरह से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं इसका, टीचिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का। चलिए आपको जो है और दिखाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस दिखाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 100 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सीखने का परिणाम उत्पाद नहीं है। मनोवृत्ति, अवधारणा, विकास, कौशल। तो याद रखिएगा, सीखने का परिणाम उत्पाद, परिणाम उत्पाद मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या है। तो जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं, तो चलिए हम ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं तो हम में कौशल आ जाता है, हम उसका उत्पाद है कौशल। जैसे हम लोग साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, जब साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो हमारे अंदर एक स्किल डेवलप हो गया कि अब हम साइकिल चला रहे हैं। या कंप्यूटर चलाना सीख रहे होते हैं, जब हम कंप्यूटर चलाना सीख लेते हैं तो हम बोलते हैं कि इस बंदे में कंप्यूटर स्किल आ चुका है। यानी ये परिणाम उत्पाद के रूप में होता है। तो ये डी हो सकता है, परिणाम उत्पाद है। नेक्स्ट, अवधारणा। जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं तो उसके बारे में हम लोग एक अवधारणा, एक कंसेप्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे कोई चैप्टर सीख लिया, जैसे मान लेते हैं बल है, बल पाठ है 8वां या 7वां क्लास में, बल क्या होता है। तो अगर कोई बच्चा बल के बारे में सीख चुका है कि बल क्या होता है, तो वो उसकी अवधारणा को भी समझ जाएगा परिणाम स्वरूप। और यदि विकास की बात करें तो सीखने के बाद इंसान के बुद्धि में किसी न किसी प्रकार से विकास जरूर हो जाता है। उसके संप्रदाय विकास की बात करें, या अवधारणा विकास हो या कौशल विकास हो, तो ये चीजें आएंगी। लेकिन सीखने के बाद मनोवृत्ति जो है सीखने का परिणाम नहीं है। किसी चीज की सीखने से पहले मनोवृत्ति हो सकती है। जैसे किसी की मनोवृत्ति है, हो सकती है कि जो है जो ज्यामिति है वो भारी होता है, वो पहले से दिमाग में बना लिया है कि नहीं नहीं बहुत भारी है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब वो ज्यामिति सीख लेता है तब उसकी मनोवृत्ति बदल जाती है, वो मनोवृत्ति उसकी अलग हो जाती है। तो ये चीजें जो है, ये मनोवृत्ति नहीं, जनरली जो है मनोवृत्ति का निर्माण नहीं होता है सीखने के बाद। तो ये हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 101 नंबर, पढ़ाने में सर्वाधिक संतोष का विषय है। अब कौन सा है, तो पहला है
आप पढ़ाने जाएंगे विद्यालय में, तो आप किस बात पे सबसे अधिक संतोष करेंगे? देखिए, संतोष करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सबसे अधिक संतोष किस चीज़ पे करेंगे? तो पहला है समाज के प्रति सेवा भाव, बच्चों के विकास में योगदान की भावना, बच्चों के साथ परस्पर प्रेम भाव, एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा एवं क्षमता। तो याद रखिएगा, एक शिक्षक के रूप में अगर हम बात करें, तो आप जब पढ़ाने जाइएगा विद्यालय में, तो ऑप्शन नंबर डी के अनुसार अगर देखें तो एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा और क्षमता का भाव अगर आएगा, तो भी आप संतोष करेंगे कि चलो शिक्षक बन गया, प्रतिष्ठा मिल रहा है और क्षमता का भाव है। बच्चों के साथ परस्पर प्रेम भाव अगर होता है, कक्षा में सभी बच्चे आपके प्रति सहानुभूति रखते हैं, आप बच्चों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो आपको एक संतोष होता है कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है बच्चों के विकास में योगदान की भावना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बच्चों के विकास में कुछ योगदान दे रहा हूँ, तो ये भावना आपके अंदर आएगी, इससे भी आपके अंदर संतोष उत्पन्न होगा। और समाज के प्रति सेवा का भाव, इससे भी आपके अंदर संतोष उत्पन्न होगा। आप यहाँ सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब इसको टिका जाए, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आए, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, तो वो है समाज के प्रति सेवा भाव। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सबसे अधिक संतोष किस चीज में होगा? तो आप खुद को पाएंगे कि आप समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहाँ देखिए, बच्चों के विकास में योगदान की माने मतलब आप सिर्फ बच्चों तक सोच रहे हैं, बच्चों के साथ परस्पर प्रेम भाव मतलब आप सिर्फ बच्चे तक सोच रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा और क्षमता मतलब अपने बारे में सोच रहे हैं, प्रतिष्ठा। लेकिन ये जो है समाज के प्रति सेवा भाव, ये इस वाले लाइन में, जो इस वाले ऑप्शन में जो है व्यापकता दिखती है, ये इसमें जो है व्यापकता दिखती है। तो ये याद रखिएगा, वह ऑप्शन जिसमें व्यापकता दिखे या जो बड़े पैमाने पे सही माना जाए, उस वो हमेशा दमदार ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, किस विधि से छात्र सबसे अधिक सीखते हैं? पहला है देखकर, पढ़कर, सुनकर, स्वयं करके। भी याद रखिएगा, आप लोग बचपन में भी देखे होंगे कि बोर्ड पर लिख दिया जाता था, तो आप देख कर सभी चीजें नहीं सीख पाते थे। आपको बड़े मोटे मोटे बुक दे दिया जाता था, फिर भी आप पढ़ के नहीं सीख पाते थे, अधिक से अधिक थोड़ा बहुत सीख लेते थे। सुनकर सीखने की जहां तक बात है, तो कुछ देर के लिए सुनते थे, कुछ बातें सीख पाते थे, कुछ बातें भूल जाते थे। लेकिन जो चीज आप खुद करते थे, वो चीज आपको हमेशा याद रहती थी। तो बच्चे जो है या छात्र सबसे अधिक करके सीखते हैं, जिसको बोलते हैं करके सीखना। तो स्वयं करके सीखते हैं, इसलिए बच्चों को जो है प्रैक्टिकल कराया जाता है, उन्हें किसी किसी तरह की गतिविधियों में बिजी रखा जाता है, ताकि वो स्वयं सीख सके किसी चीज को। जैसे आपको कंप्यूटर के बारे में सिर्फ थ्योरी पढ़ा दिया जाए कि कंप्यूटर ये होता वो होता है, और आपको कंप्यूटर पे बैठाया नहीं जाए, तो आप कंप्यूटर सही से सीख पाइएगा? कभी नहीं सीख पाइएगा। उसके लिए आपको कंप्यूटर पे लैब पे बैठना पड़ेगा, स्वयं करके देखेंगे माउस कैसे पकड़ना है, कंप्यूटर ओपन कैसे करना है, शट डाउन कैसे करना है, नया विंडो कैसे खोलेंगे, ये सभी बातें आप सब स्वयं कीजिएगा, तो ज़्यादा सीखिएगा। तो इसलिए सबसे यहाँ ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि विद्यालय में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य है डैश 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 क्या होना चाहिए? तो छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना, कक्षा में दैनंदिन क्रियाकलापों से मुक्ति, पुनः पाठ्य कार्य जगत से छात्रों को परिचित कराना, विद्यार्थियों की स्थापन संतोष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो यदि हम 103 नंबर की बात करें, इसका ऑप्शन नंबर ए सबसे अच्छा ऑप्शन है, छात्रों के व्यक्तित्व में सुसमायोजन का भाव प्राप्त करना। तो विद्यालय में जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां होती है, जैसे पढ़ाई लिखाई तो होता ही है, उसके साथ साथ खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब जो गतिविधियां होती है उसको सह पाठ्यक्रम गतिविधियां बोलते हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज जिसको बोला जाता है। तो जब इन एक्टिविटीज को मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्र के व्यक्तित्व में कुछ समायोजन किया जाए। मतलब वो सिर्फ पढ़ने में ही तेज नहीं हो, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उसके अंदर क्या गुण है और क्या कमियां हैं, उन सभी चीजों को समायोजित कर सकें। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 104 नंबर। 104 नंबर में देखिए, कक्षा शिक्षण में रुचि बरकरार रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आ गया फिर कक्षा प्रबंधन वाला आ गया, यानी आपको कक्षा प्रबंधन पढ़ना है। सिलेबस में ऑलरेडी दिखा चुका हूं। देखिए कक्षा प्रबंधन से प्रश्न है। पहला,
कि श्यामपट्ट का सर्वाधिक उपयोग करना चाहिए। दूसरा, व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण देना चाहिए। विभिन्न प्रकार के सहायक पठन सामग्री का व्यापक उपयोग हो। विचार विमर्श के लिए छात्रों को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में रुचि को बरकरार रखने के लिए, याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता कि कक्षा शिक्षण में रुचि या इसको शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, तब सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। और एक तरह से देखा जाए तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ कहा गया बरकरार रखने के लिए, यानी कक्षा शुरू हो और अंत हो तब तक बरकरार रहे, यानी बच्चों की रुचि टूटनी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, श्यामपट्ट का सर्वाधिक उपयोग करेंगे। तो बार बार ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे की रुचि बरकरार ही रहे, कभी कभी बच्चे बोर हो जाते हैं। चलिए, बी नंबर ऑप्शन है, व्यवहारिक जीवन से अधिक उदाहरण दे। याद रखिएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ये वाला ऑप्शन हमेशा सही होता है, व्यवहारिक जीवन वाला। देखिए, बच्चे किसी भी चीज में रुचि तभी लेंगे जब वे पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु उसके आम जीवन से संबंधित होंगे। जैसे उसका जो व्यवहारिक जीवन है उससे यदि आप अधिक से अधिक उदाहरण देंगे तो ज़्यादा रुचि लेगा। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे बल चैप्टर ही पढ़ा रहे हैं कक्षा में, तो आप बल की परिभाषा वगैरह दे रहे हैं, लेकिन उसी की जगह आप बोलेंगे कि क्या तुम लोग घर में दरवाज़ा खोलते हो या बंद करते हो, जब दरवाज़ा फंस जाता है तो क्या करते हो, तो बच्चा बोलेगा सर धक्का देते हैं। या जब तुम घर में अंदर बंद हो, दरवाजा अंदर की तरफ खुले और दरवाजा फंस गए तो क्या करोगे, तो सर खींचेंगे। तो इस तरह से आप समझाएंगे कि अच्छा बताओ, खींचना और धकेलना क्या कहलाता है, तो बच्चा बुक में देख के बोलेगा सर ये तो बल कहलाता है। तो उसके आम जिंदगी से जुड़ गया उदाहरण। और जब ऐसा होगा तो बच्चा ज़्यादा रुचि लेगा और अंत तक वो क्लास में टिका रहेगा, एकदम टकटकी लगाए देखते रहेगा कि अरे ये जो चीज़ पढ़ा रहे हैं ये चीज़ हमारे काम का चीज़ है। व्यवहारिक जीवन में सब चीज़ यूज होता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। उसके बाद देखिए, विभिन्न प्रकार के सहायक पठन सामग्री का उपयोग, मतलब किताब वगैरह, फोटो, चित्र सब यूज कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा रुचि बरकरार रखेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और नेक्स्ट है, विचार विमर्श के लिए छात्रों से अधिक अवसर देना। इससे भी जो है रुचि नहीं बरकरार रहेगी। कुछ बच्चे विचार विमर्श में भाग लेंगे, कुछ बच्चे ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। ये सब चीज, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि वे असुरक्षित है, उनको शिक्षा की विशेष आवश्यकता है, उनका यह मौलिक अधिकार है, वे गरीब होते हैं। तो याद रखिएगा, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है, इसकी व्यवस्था संविधान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कर दिया गया है। ये एक संवैधानिक अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ब्रेल डैश डैश पर आधारित है, बिंदुओं पर, रेखाओं पर, उभार पर। तो देखिए, जो लोग दृष्टि बाधित छात्र होते हैं, जो नहीं देख सकते हैं, उनके लिए ब्रेल लिपि अपनाई जाती है। अब ब्रेल लिपि में क्या होता है कि कागज पर कुछ उभार होते हैं जिनको छूकर स्पर्श करके वे लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 107, सीखना खाली स्थान पर निर्भर करता है, प्रतिभा, माता पिता की मनोवृत्ति, सहकर्मी मनोवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हर इंसान अपनी प्रतिभा के हिसाब से ही कुछ ना कुछ सीखता है। जो जितना टैलेंटेड होता है उतना ही ज़्यादा सीखता है, यानी कहने का मतलब सीखना प्रतिभा पर ही निर्भर करता है। इसमें माता पिता की मनोवृत्ति, सहकारी मनोवृत्ति, इनमें से कोई नहीं, ये सब बाकी ऑप्शन बकवास है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। 108 नंबर कि नए विषय या पाठ्य को विकसित करने के लिए शिक्षक को आना या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो देख लेते हैं इसमें। तो इसमें है हमारा पहला, विषय का सर्वांगीण ज्ञान होना चाहिए। बी में है, विषय के महत्व की व्याख्या होनी चाहिए, शिक्षक की स्वाभाविक रुचि और शिक्षक की स्वयं रुचि। देखिए, आप भी किसी भी विषय का पाठ्यक्रम या विषय वस्तु तैयार करेंगे तो सबसे पहले आपको उस विषय का सर्वांगीण ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर उस विषय का सही से ज्ञान नहीं है तो आप एक अच्छा पाठ्यक्रम नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप का रिक्त स्थान से सहमति होना चाहिए, किसी से। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए है, अतीत में विद्यालय की सामान्य संस्कृति, छात्रों की रुचि, प्रयोजन एवं उद्देश्य, शिक्षकों की रुचि एवं प्रशिक्षण, विभिन्न विषयों से में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें। तो विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप, देखिए ये पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर बीएड में,
लेकिन यहाँ पे दे दिया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप रिक्त स्थान से सहमत होना चाहिए। तो याद रखिएगा, कोई भी पाठ्यक्रम जब बनाया जाता है तो वो अतीत विद्यालय की सामान्य संस्कृति को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है कि विद्यालय की पुरानी परंपरा क्या रही है नहीं रही, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। वो जो भी हमारा पाठ्यक्रम होता है वो वर्तमान में होता है। जैसे मान लेते हैं अगर हम 100 साल पुराना पाठ्यक्रम लागू कर दे वैदिक काल का, तो वो आज के ज़माने में नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो गड़बड़। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की रुचि, प्रयोजन, उद्देश्य। जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि छात्रों की रुचि क्या है, आज के समय में छात्र क्या पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, प्रयोजन क्या होगा, इस पाठ्यक्रम का जो बनाने का जो उद्देश्य और प्रयोजन क्या है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी दमदार ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो शिक्षकों की रुचि एवं प्रशिक्षण। तो ये हम शिक्षक के नज़रिए से अगर पाठ्यक्रम बनाएंगे तो पढ़ना तो बच्चों को है ना, शिक्षक के नज़रिए से बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आजकल जो है छात्र केंद्रित शिक्षा का समय है, तो हर चीज़ छात्र के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सबसे मजबूत ऑप्शन है। और नेक्स्ट है विभिन्न विषयों में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें, ये तो और भी बकवास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षकों का प्रथम उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, समुदाय, छात्र, पढ़ाए जाने वाले विषय, विद्यालय के अधिकारी। तो ये देखिए इस ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। छात्र के प्रति, शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाता है उसका सबसे पहला उत्तरदायित्व छात्र के प्रति होता है। कुछ भी अगर वो गलत पढ़ाएगा या कुछ भी करेगा उसका सीधा सीधा असर छात्र पे पड़ेगा, तो वो छात्र के प्रति उत्तरदायी है, फिर उसके बाद किसी के प्रति। यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अनुशासन को बढ़ाने का रिक्त स्थान मुख्य लक्ष्य है। क्या अनुशासन को बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए कक्षा में? तो ए है पठन पाठन का अनुकूल वातावरण तैयार करना, विद्यार्थियों को उचित आचरण सिखाना, कक्षा में शांति एवं व्यवस्था, विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। याद रखिएगा ये सभी के सभी ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो वर्तमान में चल रही है, तो अगर अगर आप एक वैध सोच रखते हैं, लॉजिकल सोच रखते हैं, तो वैध रूप से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि पठन पाठन का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आप कितना भी ज़्यादा अनुशासन बढ़ा दें, नियम कानून क्लास में लागू कर दें, लेकिन बच्चे यदि उसे अपनाने को तैयार नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए बी सी सब बकवास हो जाएगा। जैसे विद्यार्थियों का उचित आचरण, तो आप कितना भी अनुशासन बढ़ाएं और उसका उद्देश्य आपका है कि विद्यार्थियों का उचित आचरण हो, तो ये जो है उचित लक्ष्य नहीं माना जाएगा। विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन का विकास ही अनुशासन को बढ़ाने का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यानी वो बच्चे खुद आगे बढ़ के अपने जीवन में अनुशासन को शामिल करें, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 112 नंबर कि विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम कौन सा होता है? तो पहला है जांच परीक्षाओं की तैयारी, प्रदर्शन की पर्याप्त जांच, विकास का मापन और श्रेणी निर्धारण। तो देखिए आप बीएड में पढ़िएगा, सेकेंड ईयर में पढ़ना है, असिस्टेंट फॉर लर्निंग उसमें। तो ये देखिए बीएड से भी क्वेश्चन दे दिया है सेकेंड ईयर से। तो इसमें आपका इन चारों ऑप्शन में देखिए विद्यालय में जो शिक्षण का मूल्यांकन होता है, जैसे शिक्षक ने क्या पढ़ाया और कितना कैसे पढ़ाया, उसका मूल्यांकन जब हम लोग करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा और शिक्षक ने कैसे क्या पढ़ाया, तो सबसे ज़्यादा अगर चुनौतीपूर्ण होता है तो ये होता है श्रेणी निर्धारण, यानी किस छात्र को किस कैटेगरी में रखें। जांच परीक्षा की तैयारी करना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। प्रदर्शन की पर्याप्तता की जांच करना ये कोई बड़ी, ये तो आसानी से मार्किंग स्कीम दे देंगे, टीचर को चेक कर लेगा। विकास का मापन ये सब उतनी चुनौतीपूर्ण नहीं है जितना कि श्रेणी का निर्धारण है। क्योंकि श्रेणी मतलब होता है क्लास, यानी किस स्टूडेंट को किस सेक्शन में रखा जाए या किस वर्ग में रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। क्योंकि होता है किसी किसी बच्चे को, जैसे मान लेते हैं सेक्शन ए के लिए न्यूनतम मार्क्स जो है 60% रखा गया है, जिसका 60% आएगा वो सेक्शन ए में जाएगा। अब मान लेते हैं किसी बच्चा का जो है 59.5% आ गया, अब 0.5% जो है वो सेक्शन ए में नहीं जा पा रहा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब यहाँ पे जो है एक दुविधा उत्पन्न हो जाएगी कि अब इसको सेक्शन ए में डाले कि बी में डाले। क्योंकि 0.5% कम आने का मतलब नहीं ये नहीं है कि ये बच्चा नहीं जानता है या इसमें योग्यता नहीं है, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी योग्यता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक चुनौती हो गया। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी श्रेणी का निर्धारण। नेक्स्ट है 113 कि शिक्षक के लिए पाठ्य सामग्री को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए आवश्यक है।
तो विद्यार्थियों के अनुभव से पाठ्य सामग्री को जोड़ना। देखिए ये यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कितनी बार आ चुका है कि किसी भी चीज़ को प्रभावी बनाना है, किसी पाठ्य सामग्री को या किसी भी शिक्षण को, तो सबसे मेन काम है कि आप जो भी पढ़ाने वाले हैं उसका सीधा सीधा जुड़ाव विद्यार्थियों के अनुभव से होना चाहिए। जो वो अनुभव करता है अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में, उसका सीधा सीधा जुड़ाव उससे होना चाहिए, तभी जो है वो सही माना जाएगा। और इसमें भी है इस तरह से प्रस्तुत करना कि छात्र उसे ग्रहण कर सके, ये भी ऑप्शन देखने में सही लग रहा है। पाठ्य सामग्री की सुव्यवस्थित प्रस्तुति, पाठ्य को सुधारण विस्तार से व्याख्या। अब देखिए ये ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा। जैसे मान लेते हैं आप कितना भी बड़ा चैप्टर क्यों ना पढ़ाने जाए, कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, यदि आप उसको बच्चों के पूर्व अनुभव से नहीं जोड़ेंगे, ये आप जब लेसन प्लान बनाएंगे बीएड में, वहाँ आपको सिखाया जाएगा कि बच्चों के पूर्व अनुभव से जोड़ना। इसके लिए हम लोग जो है प्रस्तावना के प्रश्न को रखते हैं। तो जब तक नहीं जोड़िएगा ना, वो प्रभावी नहीं होगा। उसको लगेगा कि ये जो है ऐसे ही सर पढ़ा रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है लाइफ में, ऐसे ही किताबी ज्ञान है। तो आप कितना भी अच्छे से प्रस्तुत करेंगे वो नहीं ग्रहण करेगा। पाठ्य पुस्तक कितना भी सुव्यवस्थित रख ले, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। पाठ की उदाहरण विस्तार से कितना भी व्याख्या कर ले, लेकिन अगर आपको शिक्षण प्रभावी बनाना है तो आपको जो है ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही ऑप्शन माना जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर सामान्यतः शिक्षक खाली स्थान करे। क्या करे? अब देखिए पहला है बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए स्पष्ट उत्तर दे। नेक्स्ट है हमारा पाठ्य पुस्तक अथवा अन्य संदर्भ ग्रंथ का निर्देश दे। दूसरे बच्चों को वही प्रश्न का उत्तर देने के लिए दे और बच्चों को स्वयं उत्तर देने के लिए मदद करे। तो ना ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तो कोई भी बता सकता है कि विद्यार्थियों द्वारा जो विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चा अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कक्षा में, तो शिक्षक को चाहिए कि वो उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए स्पष्ट उत्तर दे, न कि उसको बोले कि कोई पुस्तक पढ़ लो या अपने साथी से पूछ लो या ये कर लो। वो नहीं, उसको उसी समय उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 115। इसमें संख्या गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है? तो दिव्यांगता की यदि हम बात करें तो कई तरह की दिव्यांगता होती है। एक होता है शारीरिक दिव्यांगता, जिसमें जैसे कोई अंग भंग हो गया, जैसे हाथ हाथ से लंगड़ा लूला, इस टाइप के जो है दिव्यांग होते हैं। या दूसरा अगर हम बोले दिव्यांगता, तो जैसे आँख से दृष्टि बाधित हो गया, देख नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है या बोल नहीं सकता, ये सब चीज़ें। एक और होता है दिव्यांगता जिसको हम लोग बोलते हैं असमर्थता, अधिगम असमर्थता। ये भी एक तरह का अपंगता ही है, दिमागी अपंगता। इसमें क्या होता है, बच्चे किसी चीज़ को सीखने, पढ़ने, लिखने में असमर्थ होते हैं। तो ये जनरली जो है दो तीन तरह का होता है। एक होता है डिसलेक्सिया, दूसरा होता है डिसग्राफिया और तीसरा होता है डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है, वो ठीक से किसी चीज़ को पढ़ के समझ नहीं पाता है, ये पढ़ने से संबंधित होता है, किसी चीज़ का भाव नहीं निकाल पाता है। दूसरा है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मतलब उसको गणित पढ़ने में दिक्कत होता है, गणित के सैम्बल्स को समझ नहीं पाता है, संख्याओं को नहीं समझ पाता है ठीक से, उसको गणित के सूत्र वगैरह नहीं याद रहते हैं, पहाड़ा गिनती भूल जाता है बार बार। और एक होता है डिस्ग्राफिया, वो लिखने से संबंधित होता है। जैसे कुछ बच्चे बी ऐसे लिखना चाहिए तो वो लोग बी ऐसे लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा, ये समावेशी शिक्षा में पढ़ना है बीएड में सेकेंड ईयर में। तो ये देखिए वहाँ से क्वेश्चन उठा कर डाला है। तो संख्या गलत पढ़ने, तो याद रखिएगा पढ़ने से संबंधित कौन सा होता है, तो ये होता है। यह डिस्कैलकुलिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक शब्द का जिक्र है पढ़ने। यहाँ समझना, गणित को गलत समझना नहीं है, बल्कि पढ़ने की बात कर रहा है। तो डिसलेक्सिया में जो है बच्चे जो है सही सही नहीं पढ़ पाते, देख कर भी गलत पढ़ते हैं। वो जानबूझ के नहीं करते हैं, कुछ बच्चों में ये बीमारी होती है, वो देख कर भी सही से नहीं पढ़ पाते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको पठन अयोग्यता भी बोला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह हमने बहुत सारे प्रश्नों को देखा।
हमने कोशिश किया कि आपके सामने बहुत सारे प्रश्न रखें। फिर अगले दिन कुछ अन्य प्रश्नों के साथ जो है हम लोग यहाँ पे हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।